हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अवधेंद्र। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियोस आपके लिए कर रहा हूं। बिकॉज ऑफ द रीज़न वाज कि मैं अपने एग्जामिनेशन में बिजी था और मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगा जो हमने एग्जामिनेशन में फेस किए, क्योंकि ये यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे शॉर्ट में आप लोग ज़्यादातर फेमस है आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के नाम पर आप इसको फेमस करते हैं, यूजुअली लोग जानते हैं। मैं उसको आपके साथ शेयर करता हूँ। 2024 का पेपर जो है, कुछ क्वेश्चंस जिससे आपको अंदाजा हो सकेगा कि हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर सच ए prestigious exam. Prestigious can be called as if you are attempting for UPSC paper and your first attempt and second attempt. You can call it the examination is prestigious, but if you are making many attempts, 1, 2, 3, 4, 5, even 9 attempts, then it would not be called as a prestigious exam because the difficulty level will go down when you are attempting many times this exam because of repetition. So if you are attempting it first and second attempt, then it would be called as the prestigious exam. You will face something challenge from the paper. Okay, that means I want to tell you the prestigious. Okay, with capital letter. So let us see. क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट है, 100 क्वेश्चंस हैं, 2 घंटे का पेपर है, जिसमें से 200 इसके ओवरऑल मैक्सिमम मार्क्स है। सो हम पॉलिटी पर फोकस आज करेंगे। पॉलिटी में 18 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन पूछे गए इस पेपर में। 18 क्वेश्चंस इंडियन पॉलिटी से इसमें क्वेश्चंस आए। बाकी सेगमेंट में मैं और सेगमेंट करूंगा क्योंकि हमारे पास टाइम की डेफिशिएंसी है। सो आप ये समझ सकते हैं कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछे गए हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप इस एग्जाम को देना अगर चाहते हैं, वैसे तो आप प्रैक्टिस करते ही हैं, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर जरूर प्रैक्टिस करें, वो चाहे जहाँ के भी हो। जो भी एक नेशनल लेवल का एग्जाम होता है, वो सारे क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करें। जस्ट लाइक दृष्टि के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं, मैंने कभी कोचिंग ज्वाइन नहीं की है, ओके, लेकिन मैंने उसको यूजफुल पाया है, ठीक है। तो आप अगर करना चाहें, या दृष्टि या फिर जो भी इंस्टीट्यूट हैं, विजन वगैरह, आईएएस नेक्स्ट, इस तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं जो आप उनके जो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस या डिजाइन मॉडल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं फॉर रिस्पेक्टेड सब्जेक्ट्स। इससे आपकी जो प्रैक्टिस है और क्वेश्चन सॉल्विंग कैपेसिटी है, और वो क्वेश्चन आप ही चाहते हैं पेपर में, है ना, ऐसा नहीं है वो टोटली इनरेलेवेंट है, ओके। सो आप ये काम भी कर सकते हैं अगर आप इस पेपर को देने वाले हैं। और विद क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द स्पीकर। स्पीकर के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। जो लोकसभा का स्पीकर होता है, उसके रिमूवल पर रेजोल्यूशन, जो रिमूवल पास किया जाता है, उसके क्या मेथड्स हैं? क्या वो पार्टिसिपेट करेगा सेटिंग में? क्या वो वोट कर सकता है? क्या वो फर्स्ट इंस्टेंस पर उसकी आवाज बाहर आ सकती है, या वो पार्लियामेंट से बाहर रहेगा? ये जो ऑप्शंस हैं, ठीक है, ये है पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है द इंडियन पार्लियामेंट के बारे में। जो बिल पास की जाती है, अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो क्या वो बिल रद्द हो जाएगा? डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, है ना, तो बिल के साथ क्या होगा? सेकंड क्वेश्चन ये है। थर्ड क्वेश्चन है प्रोपोगेशन है, प्रोरोगेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। क्या राष्ट्रपति प्रोरोग कर देगा? प्रोरोग करने की क्या प्रोसेस है? तीसरा क्वेश्चन ये है। फोर्थ क्वेश्चन है रीट प्रोहिबिशन। रीट होता है ऑर्डर,
रीट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 5 तरीके के हैं। हैबियस कॉर्पस रीट होता है। अगर आपको कोई गिरफ्तार कर लेता है, पुलिस या फिर अथॉरिटी, लॉ या फिर प्राइवेट पर्सन, तो आपको कोर्ट में जा करके आप कोर्ट को डायरेक्टली, क्योंकि आपकी लिबर्टी कर्टेल होती है आर्टिकल 21 में, आप एक्सेस कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को, है ना। तो इमीडिएटली आर्टिकल 32 के तहत आप रीट पिटीशन फाइल कर सकते हैं और फिर वो हैबियस कॉर्पस के तहत उसको नोटिस जारी करेगा कोर्ट। तो इस तरीके से 5 हमारे पास हैं, जिसमें से एक प्रोहिबिशन इस बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है बजट के बारे में, यूनियन बजट के बारे में। फाइनेंस मिनिस्टर ऑन द बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर lays the annual financial statement, that means the budget, before both houses of the parliament. ये statement है, okay. At the union level, no demand for a grant can be made except on the recommendation of the president of India. जब भी आप बजट पास करते हैं या फिर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट को ही कहते हैं क्योंकि बजट सब तो उसमें पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो अगर जो आप पास करते हैं, मनी बिल वगैरह भी पास करते हैं, तो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशंस पहले चाहिए होती है, ओके। फिर उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर उसको प्रेजेंट करता है। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप चाहें तो इसको ये क्वेश्चन है, मैं ये बताना चाहता हूँ कैसे सॉल्व होगा, वो आप अपने मैटर खुद ही रिजॉल्व करेंगे। ठीक है। गवर्नर के बारे में क्वेश्चन किया गया कि गवर्नर क्या, हाँ, बहुत ज्यादा इशू ये है, करंट का इशू जो रिलेट करता है पॉलिटी के साथ। जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, इनके साथ गवर्नर का क्या रिलेशनशिप है, क्या गवर्नर उनको रिकॉग्निशन कर सकता है, शेड्यूल डिक्लेयर कैन गवर्नर शेड्यूल डिक्लेयर एसटी, एससी एसटी कम्युनिटीज को, क्या कम्युनिटीज शेड्यूल ट्राइब्स एक स्टेट में है दूसरे स्टेट में रिकॉग्नाइज किए जाएंगे, ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है। डिलिमिटेशन कितनी बार हुआ है, ये क्वेश्चन था। 71 कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लैंग्वेजेस, 3 लैंग्वेजेस ऐड की गई थी, तो उनके नाम क्या हैं? कॉन्स्टिट्यूशन म्यूनिसिपैलिटी किस पार्ट में है? पार्ट 12 प्रोविजंस क्या है? पार्ट 20 में क्या है वो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं? क्या पार्ट 20 में इमरजेंसी प्रोविजंस हैं? कुछ पार्ट्स के बारे में इस तरीके से पूछा गया, इमरजेंसी प्रोविजन किस में इन्वॉल्व किया गया है। ठीक है। पार्ट 20 में क्या है? अमेंडमेंट है, इंटर स्टेट क्वारंटीन ऑफ ए यूनियन सब्जेक्ट, यूनियन सब्जेक्ट जो शेड्यूल 7 है उससे क्वेश्चन है। आर्टिकल 21 में आपकी प्राइवेसी के लिए क्वेश्चन है। ये प्राइवेसी वाले मैटर हमेशा पूछा जा रहा है ना। एथिक्स कमेटी, ये भी जो उधर वेस्ट बंगाल की लेडी थी, उसके बारे में बहुत बहस हुई पार्लियामेंट के अंदर, एथिक्स कमेटी को लेकर के, वो भी पेपर में है, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। और प्रोविजनल प्रेसिडेंट कौन बनाया गया था? पहले जो असेंबली सेट की गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो कौन था जिसको राजेंद्र प्रसाद ने रिप्लेस किया? कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्वेश्चन है। सो ये है ओवरऑल। मनी बिल के बारे में क्वेश्चन है, आर्टिकल 368 के बारे में क्वेश्चन है। सो ये ओवरऑल सारे क्वेश्चंस हो गए जो इंडियन पॉलिटी से पूछे गए थे। 18 क्वेश्चंस ओवरऑल है। ठीक। तो अगर आप इस पेपर को देना चाहते हैं, yes, you can do it without joining any coaching institution, but need some sort of labor, you know,
effort, extraordinary talent needed for it. और अगर आपको गाइडेंस कहीं से मिल जाए, कोई आपका घर का पर्सन हो या फिर आपके कलीग्स हो, इवन वो एग्जामिनेशन क्वालिफाई ना भी किए हो, तभी वो आपको गाइड कर सकते हैं, ठीक है। और उनसे आप, मीनिंग ये है कि अगर कोई डाउटफुल टॉपिक आता है तो उस को क्लियर करने, उस डाउट को क्लियर करने के लिए आप उस टॉपिक में मेच्योरिटी होना चाहिए। ये बात यहाँ पे आप देखें, एग्जामिनेशन में जो ऑप्शंस बनाए जाते हैं, वहाँ पर आपके साथ वो ऑप्शन सेट करने में वो खेल कर देता है, लैंग्वेज ट्विस्ट करता है या फिर कुछ चीजें वेरिएशंस करता है, जिसमें जो पहली बार अटेम्प्ट करने वाला आदमी है, जिसमें उस टॉपिक को लेकर उसके पास मेच्योरिटी नहीं है ना। मेच्योरिटी आई मीन उसमें बहुत क्लैरिटी ना हो, लैंग्वेज की क्लैरिटी ना हो, थिंकिंग की क्लैरिटी परिपक्व ना हो, ओवरऑल मेच्योरिटी आई मीन, तो वो उसमें फंस जाता है। एग्जामिनेशन या पेपर टफ नहीं है, पेपर आर वेरी इजी, है ना, लेकिन लैंग्वेज द वे दे आर बीइंग आस्क्ड, ये थोड़ा सा डिफरेंट मैकेनिज्म है। सो अगर आप इस पेपर को देना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप एक स्टेप लें। You have to go through NCERT. NCERT would be useful when you are in the mains. Okay, mains paper में आप NCERT का यूज कर सकते हैं। और NCERT, yes, it is useful in the prelim as well. वो पूरी तरह से completely nonsense नहीं है, लेकिन NCERT का जरूरत होगा आपको जब आप खुद परफॉर्म कर रहे होंगे। और बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन में टाइम की बहुत कमी होती है, लेकिन क्वालिटी होनी चाहिए आपके डिस्कशन में, है ना। आपके नोट्स में क्वालिटी होनी चाहिए, काफ़ी साल आप इसमें इन्वेस्ट करें, ऐसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप जब पढ़ें ना, तो उसमें क्वालिटी होनी चाहिए पढ़ाई में। आपके नोट्स जो है ना, फर्जी पेज भरने वाला नोट्स नहीं हो, उसमें नोट्स भी बहुत कॉन्साइज होने चाहिए और अंडरलाइंड होने चाहिए कि दैट्स द प्रीलिम फॉर दिस एग्जामिनेशन, प्रीलिम ओवरऑल टॉपिक में ये कीवर्ड्स हैं। और ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं इसको खुद नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। काफी कुछ पढ़ने के चक्कर में मैंने हर चीज खुद से की है तैयारी, तो मुझे लगता था कि आपके पास लॉट्स ऑफ नॉलेज होगा तो आपको एग्जामिनेशन में घुसते ही, है ना, कोई भी टॉपिक आपसे डिस्कशन कर लेगा तो आप उसको कर देंगे। दैट इज नॉट द केस, ऐसा नहीं है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन ह्यूमन होने की वजह से कंप्यूटर नहीं है आदमी, है ना, उसके पास अभी 6 महीने साल भर की जो चीजें हैं वो याद नहीं रहती, नहीं, 3-4 साल पहले पुरानी चीजें बहुत सारी पढ़ी हुई वो यूजफुल नहीं है ना। आपको बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल होने की जरूरत नहीं है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होना चाहिए और बिल्कुल साइंस प्रैक्टिकल रखें और इस एग्जाम को पास किया जा सकता है, ठीक है। आप ऐसे लिखना जानते हो, अपने व्यूज को प्रेजेंट करना, तो यस यू कैन अटेम्प्ट इट एंड दिस इज आई थिंक वेरी इजी एग्जाम। काफी लोगों को इसमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, लेकिन मैं इसको समझता हूँ कि पेपर काफी इजी है अगर आप एनालिसिस करें, ठीक है। वन सेकंड अटेम्प्ट में इसको जरूर क्लियर कर देना चाहिए, इससे ज्यादा अटेम्प्ट लेना इस एग्जाम के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। तो जो भी न्यू और रिसेंट लोग हैं उनके लिए वेलकम स्टेप है और आई एम इनवाइटिंग ऑल ऑफ यू for this exam. This is very interesting paper. If you want to, a good man, you must have to join UPSC, Public Administration. Overall, I will discuss if demands comes out to my viewers, entire syllabus. If based on your demands, then I will discuss entire syllabus and you can use my email address if you want. If you have any query, you can email me. You can message me, comment on my videos.
I will answer to your queries. So it is just a, interaction with you. So thank you very much, my friends. Because of deficiency of time, I'm quitting this video. I will make next video from economy. Afterwards, the environment and the current affair with success with my videos. So you stay tuned, connected with me. This session would be very interesting for those who wants to learn how the country's prestigious examination is being conducted at such a standard level. Okay, so thank you very much, my viewers, for watching. Very, very thank you.